आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आज एक बार फिर से एक शानदार मुलाकात, जहां पे एक और शिफ्ट का जीके जीएस पोर्शन का एनालिसिस करने के लिए आप और हम जुड़े हैं। जो आज का एनालिसिस है वो होगा एसएससी सीजीएल द्वारा जो 26 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 जो पेपर आयोजित हुआ, तो उसका हम लोग जीके जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। बिना डिले के शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें क्या है, भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर सीजीएल किसी एक के पीछे पड़ जाता है तो बस, तो फिर जैसे उदाहरण के लिए चेस, एसएससी सीजीएल ने चेस पे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे दूसरा उदाहरण ये ग्रीन रेवोल्यूशन, लगातार बहुत सारे क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन पर आए हैं। अब देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत होती है, जो लेटर पार्ट ऑफ 1960s होता है, और वहां पे हम देखते हैं कि लगभग 1967 के आसपास। और ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ राज्यों को विशेष लाभ पहुंचा, इसलिए क्योंकि पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो किसान थे उनके पास बड़ी जमीनें उपलब्ध थी, और उनके पास रिलेटिवली, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीद पाए। और इसलिए हम देखते हैं कि शुरुआत में जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, कुछ राज्यों को विशेष बेनिफिट मिला और पंजाब उनमें से एक था। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि आपको सिर्फ HYV सीड्स नहीं खरीदना, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, बड़ी जमीन होगी तब आपको बड़ा लाभ होगा। इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में एक रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हुई, क्योंकि कुछ क्षेत्रों को फायदा मिला और कुछ को नहीं मिला। शुरुआत में वीट में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बाद में फिर राइस में भी रेप्लिकेट किया सक्सेस, और आगे चल के जब फेज 2 आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो उसमें इस रीजनल डिस्पैरिटी को और क्रॉप डिस्पैरिटी को खत्म करने का प्रयत्न किया गया, यानी कि नए क्षेत्रों में हरित क्रांति और नए नए क्रॉप्स, नए नए फसलों में फिर अच्छा उत्पादन उसका प्रयास किया गया था। लेकिन एक बड़ा जो ड्रॉबैक ग्रीन रेवोल्यूशन का माना जाता है फर्स्ट फेज का, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, तो सॉइल बड़ा डिग्रेड हुआ, तो जो मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर हो गई। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फैक्चुअल डेटा की बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग है। और अगर आपसे पूछें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, तब आप जवाब देते हो MS स्वामीनाथन, जिनको साल 2024 में भारत रत्न सम्मान मिला। इनफैक्ट ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले 53rd व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन एक दूसरे शिफ्ट में भी आया था। सिंपल जवाब है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो, मुंबई पोर्ट, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मूवमेंट है उसको देखते हुए सैटेलाइट पोर्ट का मतलब है कि उसके बगल में ही, मेन पोर्ट के बगल में एक सब्सिडियरी एक पोर्ट बनेगा, जिसका काम होगा कि बहुत सारा ट्रैफिक तो मुंबई पोर्ट देखेगा, लेकिन अगर वो जहां नहीं देख पाता है, फिर ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ऐसा जरूरी नहीं कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोड हो तभी वहां पे जाए। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट फिलहाल तो कंटेनर पोर्ट वैसे ही बन चुका है, तो बहुत सारी शिप्स डायरेक्टली JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही जाती हैं। इसको नावा शेवा भी बोलते हैं, और ये 1989 में स्थापित हुआ था। क्या? JNPT। अच्छा, एक बात इसके संदर्भ में और कर लेते हैं क्या, कि कुछ और भी पोर्ट्स हैं जो आपने एग्जाम में देखा। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा पोर्ट किस राज्य में, इसी CGL में, तो वहां पे भी हम देखें उस स्तर पे भी रखना है। जैसे कि यहाँ पे पोर्ट है गोवा में मोरमुगांव, ठीक है। मैंगलोर पोर्ट आपका कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक। फिर कोचीन पोर्ट केरल में है, ट्यूटिकोरिन और चेन्नई ये तमिलनाडु में। हाँ, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद आया। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा पोर्ट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो सही जवाब था चेन्नई, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे वो आपके वेस्टर्न कोस्ट वाले थे। एक मैंगलोर था, एक मोरमुगांव था और एक मुंबई था, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे चेन्नई है जो वहां पे क्वेश्चन था। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोलकाता और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी कंडला, मुंद्रा वो गुजरात। चल, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू किया गया? सिंपल क्वेश्चन है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, हम लोग अपनी क्लास में भी पढ़ते हैं। और गदर पार्टी की जिनने स्थापना की तो उनका नाम है लाला हरदयाल, इन्होंने स्थापना की थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था सोहन सिंह भकना।
सोहन सिंह भकना। अच्छा, इसी नाम से इनने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, गदर। तो पार्टी का नाम भी गदर, न्यूज़पेपर का नाम भी गदर। इसके अलावा एक अन्य बात हमको और करनी चाहिए कि और कोई इंपॉर्टेंट मेंबर, जैसे करतार सिंह सराबा, बहुत सारे मेंबर्स थे, तो करतार सिंह सराबा एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि बरकतुल्लाह साहब, ठीक है, और बरकतुल्लाह, तो बरकतुल्लाह साहब की बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें भगवान सिंह, तो ये कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जिनका नाम मैंने लिखा, मेंबर्स तो और भी हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे भाई परमानंद। चलिए आगे देखें, अगली चीज पर डिस्कशन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। इकोनॉमी के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं सीजीएल में जो कि सिर्फ बच्चे को ऑप्शंस पढ़ना है, कॉमन सेंस अगर उसमें वो बना लेगा तो टफ नहीं किया वो इकोनॉमिक्स में। अब आप देखो घाटा कब होता है सरकार को, या नॉर्मल लाइफ में देख लो घाटा कब होता है, जब आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तब घाटा होगा। और फायदा कब है कि जब आपके पास इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो घाटा क्या होगा, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। तो व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, तो ज्यादा खर्चा कर रहे हो और आ कम रहा है, तो घाटा, तो डेफिसिट बजट। चलो आओ, मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई। ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में करते हैं, मगर ऐसा नहीं जिस फॉर्म में पूछा है। हम ये पढ़ते हैं कि गांधार कला, मथुरा कला किसने शुरू की और वो चरम पर किसके समय पर गई। ये आपको याद होगा अगर आपने क्लास अटेंड की हुई है तो। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली तो वैसा नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी चीज उसने बोली है मथुरा कला विद्यालय, तो वहां पे मूर्तियां बनाई गई, ये तो हमने क्लास में पढ़ा है। किनकी बनाई गई ये नहीं, लेकिन किसके टाइम पे बनी ये तो हम पढ़ते हैं। जैसे मैं जब आपको बोलता हूं बच्चे गांधार कला, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं आपको, गांधार कला, और यहां पे मैं लिख देता हूं मथुरा कला। तो बस एक मैं चार्ट बना रहा हूं जो मैं क्लास में भी बनाता हूं। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यवनी, ठीक है, दूसरा शक या साकाज, और तीसरा आपके सामने हो गया कुषाण। अब अच्छे से सुनना, ये जो गांधार कला है ये इंडो ग्रीक्स के टाइम पर शुरू हुई, शक लोगों के टाइम पर और ज्यादा बड़ी हुई, यानी कि मूर्ति कला है बेसिकली। गांधार और मथुरा कला क्या है, मूर्ति कला, मूर्तियां बनाई गई। और ये जो मूर्तियां बनाने वाले लोग हैं इनको संरक्षण कौन देगा, क्योंकि ये मूर्ति बनाएंगे तो खाएंगे कमाएंगे क्या, तो राजा महाराजा संरक्षण देंगे कि ठीक है तुम बनाओ मूर्ति, हम पैसा दे रहे हैं। तो इंडो ग्रीक्स ने गांधार कला के जो आर्टिस्ट हैं सबसे पहले उनको संरक्षण दिया, फिर शक लोगों ने भी दिया, और सबसे चरम पर, पीक पर किसके टाइम पर पहुंची गांधार कला, कुषाण। सेम मथुरा में है, लेकिन मथुरा में शक समय के दौरान, शक काल के दौरान मथुरा कला का उदय हुआ, और ये भी चरम पर, पीक पर गए कुषाण लोगों के टाइम। अब यहां पर देखो मथुरा कला बोला है, तो मथुरा कला में शक या कुषाण। अब कमाल की बात है कि दोनों ही ऑप्शन में है, लेकिन जाहिर बात यह है कि सबसे ज्यादा चरम पर, पीक पर किसके टाइम पर गया, कुषाण। तो यहां पे सही जवाब आपको करना था कुषाण। एक कुषाण रूलर है जिनका नाम है कनिष्क, जिनको क्या बोलते हैं, अशोक सेकंड या अशोक द्वितीय, द्वितीय अशोक, तो सेकंड अशोक, तो इनको अलग अलग ये नाम से जाना जा रहा है, टाइटल है इनका सेकंड अशोक, अशोक द्वितीय, क्योंकि अशोक की तरह इन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, मिशनरीज भेजे भारत के बाहर। जैसे अशोक ने अपने बेटे बेटी को भेजा महेंद्र संघमित्रा को, वैसे इनने भी, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद को स्पॉन्सर किया, इनने चौथे को स्पॉन्सर किया। आइए अगला प्रश्न देखें, कास्लिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अगेन चेस का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सीजीएल ने बहुत टारगेट किया बच्चे चेस को। कास्लिंग में क्या होता है, अलर्ट रहे। तो बच्चे कास्लिंग में राजा और जो हाथी है या रूख है, तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस में चेंज होता है। राजा 2 कदम बढ़ता है हाथी की दिशा में, और हाथी बढ़ता है उस पर्टिकुलर स्क्वायर पे जिसको राजा ने पास ओवर किया है। यानी कि जैसे राजा इसको पास करके यहां गए, तो राजा की पोजीशन ये है, तो इसको पास कर लिया, तो हाथी आएगा इधर, तो हाथी उस स्क्वायर पर आएगा जिसको राजा ने पास करके छोड़ दिया, और राजा 2 कदम इधर। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे राजा को एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि यहां पर मौजूद है मान लो पॉन, ठीक है, हम लोग एक केस ले रहे हैं कि मान लो यहां पे पॉन मौजूद है, तो जो प्यादे हैं वो यहां पे मौजूद है, तो राजा कासल हो गया, मतलब एक प्रकार से एक किले के अंदर आ गया, इसलिए इसको कासलिंग बोलते हैं। लेकिन इसके भी नियम है। नियम यह है कि
हाथी और राजा के बीच में कोई और दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लेसेस खाली होनी चाहिए, तभी कास्टलिंग हो सकती है। एक और रूल है कि पूरे चेस के गेम के दौरान ये कास्टलिंग तभी संभव है जब राजा और हाथी ने इससे पहले एक भी कोई मूव नहीं की हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाथी मूव कर गया हो वापस आया हो नहीं, या राजा मूव नहीं, तो इन दोनों की एक भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए गेम में उस खिलाड़ी द्वारा, इन दोनों पीसेस की, और कोई बीच में नहीं होना चाहिए, तब की जा सकती है कास्टलिंग। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से चेस से संबंधित है। अगला देखो, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अच्छा बच्चे, जो फुगड़ी नृत्य है वो गोवा से संबंधित है। फुगड़ी नृत्य ये गोवा से संबंधित है। इनफैक्ट मैं गोवा के क्लास में आपको बहुत सारे जो डांस पढ़ाता हूं तो उसमें आप देखते हो कि फुगड़ी भी होता है। हम लोग इसको इस स्टोरी में याद रखते हैं कि जब आप गोवा का प्लान बनाते हो तो मन में बहुत तरंगें उठती हैं। तो तरंग मेल क्या उठती हैं कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, देखनी, और उसके लिए आप बहुत धन खर्च करते हो, धंगर, और पूरा मेला लेके जाते हो अपने दोस्तों के साथ, पूरा कुनबा लेके जाते हो। तो रोमता मेल से मेला से रोमता मेल, और कुनबा से कुनबी, और वहां पे आप गए गोवा और आपने देखा कि लोग फुगड़ी कर रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ढल गए। तो फुगड़ी और ढल गए से ढालो। फिर आपने बोला घोड़े मोड़ो, आपका मूड ऑफ हो गया कि क्या सोचा था और क्या पाया, तो घोड़े मोड़ो, तो घोड़े मोड़नी, और फिर आपने बोला घर चलो। तो ये कौरेंदीनो बस आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे भी जो नाम है कौरेंदीनो, वैसे भी नाम बहुत ज्यादा स्वैग और स्टाइल वाला है ना। जैसे अब यही अगर बिहार में नृत्य होता कौरेंदीनो तो वहां पे हो जाता कौरेदिनौआ, जैसे बाबू का हो जाता है बबुआ। तो यहाँ पे ये जो नाम है मिल भी रहा है गोवा से ना, थोड़ा सा स्टाइलिश और स्वैग वाला नाम है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगला देखिए, बेलूर मठ की स्थापना किसने की? आप देखो क्वेश्चन वही है जो चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज उसने परिवर्तित की। अरे भाई, क्या हम लोग क्लास में ये नहीं पढ़ते कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कहाँ की है? बेलूर में स्थापना की है, जो कि कलकत्ता के पास है, पश्चिम बंगाल में। तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ, और इनका जो बर्थ है वो हर साल इनका जो बर्थ डे है वो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन जो खेतड़ी के महाराजा थे, जैसे खेतड़ी की कॉपर खदानें आपने सुनी होगी, खेतड़ी की तांबे की खदानें, तो उसके महाराजा ने इनको नरेंद्र नाथ दत्त से नया टाइटल दिया स्वामी विवेकानंद। चलिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किससे ली गई है? महालड्डू क्वेश्चन, अमेरिका से ली गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अमेरिका से ली है, जैसे मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, उनका बिल ऑफ राइट्स हमने वहां से इंस्पायर होकर डाला है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वहां पे तो जुडिशरी बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। इंडियन जुडिशरी तो फिर भी कभी कभार हम देखते हैं कि कहीं प्रभाव में ना आ जाए, कहीं ऐसी कोई चीज ना दिख जाए, कभी कभार फिर भी हम लोगों को ऐसी चीजें रहती हैं। कई बार हम देखते हैं कि जजेस जो हैं उनको आगे चल के कहीं प्रमोशन भी मिल रहा है, किसी कमीशन में भी जा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले मुद्दे भी आते हैं। लेकिन है ना, और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी हमने देखा था कि जुडिशरी बीच में थोड़ा सा हिली। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि अमेरिका की जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसके अलावा आप देखो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रोसेस है वो भी हमने वहीं से लिया है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने वहां से लिया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारे यहाँ पर आप देखते हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट से ही सरकार बनती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में पार्लियामेंट के चुनाव, जो उसको कांग्रेस बोलते हैं, वो तो उसके चुनाव अलग है, प्रेसिडेंट के चुनाव अलग है। हमारे यहाँ पर आप पीएम के चुनाव नहीं होते हैं अलग से, पार्लियामेंट का ही जो चुनाव होता है, फिर वहीं से सरकार बनती है, पीएम आते हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पे, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा। सिंगल सिटीजनशिप हमने अपनाया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिका में डुअल, अमेरिका का कोई जो नागरिक होता है उसके पास दो नागरिकता होती है, एक होती है अमेरिका की और एक उस राज्य की जिससे वो होता है। हमारे यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं, सिर्फ इंडिया की है। ठीक है, चलो आओ। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आर्टिकल 368 की बात हो रही है। चलो आओ आगे बढ़े। तो पहाड़ के निम्नलिखित भागों में से किसमें नमी वाली हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगी? सिंपल है।
तो ये आप वेस्टर्न घाट्स में भी देखते हो, या खासी की पहाड़ियां मौसिनराम में क्यों बारिश इतनी होती है। तो हम यही तो बात कहते हैं कि जैसे ये पहाड़ है, जैसे वेस्टर्न घाट्स का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अब वेस्टर्न घाट्स जो इस क्षेत्र में, जैसे ये इंडिया है, ये हो गया आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर करें, ये हो गया आपके वेस्टर्न घाट्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, अरब सागर। अब जब मॉइस्चर लेडन विंड्स यानी ऐसी हवाएं जिसमें नमी है, तो जब वो पहाड़ से टकराती हैं तो वो हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ बादल बनते हैं, यहाँ बारिश होती है। तो ये वाला जो साइड है इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। जबकि यही हवाएं जब नीचे उतरती हैं तो क्योंकि उनने मॉइस्चर पूरा ड्रॉप कर दिया है, तो ये हवाएं अब क्या हो गई बच्चे, ड्राई हो गई यानी शुष्क हो गई। तो ड्राई हो गई यानी शुष्क हो गई। तो कुल मिला के ये वाला जो साइड है उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। इसको रेन शैडो एरिया भी कहते हैं, हिंदी में छाया वृष्टि प्रदेश, ये वाला एरिया है। खैर, जहां बारिश हुई उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, विंडवर्ड साइड, और जहां नहीं हो रही है लीवर्ड साइड। तो जैसे वेस्टर्न घाट्स के इस वाले हिस्से में यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन इस हिस्से में अकाल आता है, मराठवाड़ा क्षेत्र है। अकाल आने का कारण यही है कि भाई पूरा तो मॉइस्चर यहाँ पे गिर गया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले मामले पर विचार किया। महालड्डू क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी देखते हैं, क्या है, प्रोहिबिशन, निषेध आज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक व्यक्ति है 15 साल का और उस पर मर्डर का इल्जाम है। अब मान लो उसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने को बोले, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और बोले सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिट इशू करो प्रोहिबिशन। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्यों करें, तो वो बोलेगा कि भाई मैं जुवेनाइल हूं और मेरा जो केस है वो जुवेनाइल कोर्ट देख सकता है, नॉर्मल कोर्ट नहीं। और तब सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात से सहमत होता है, जो उसको होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट को क्या बोलेगा, रुक जाओ भाई, ये आप नहीं कर सकते, आप इस केस को नहीं देख सकते, ये जुवेनाइल कोर्ट देखेगा, ये आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है। तो ये वाला एक उदाहरण मैंने आपको दिया, इससे कई उदाहरण हो सकते हैं प्रोहिबिशन। जो 5 रिट हैं वो आपके सामने हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, वी कमांड हैबियस कॉर्पस टू ब्रिंग द बॉडी, ऑफ बॉडी हमारे पास लाओ, मैंडमस परमादेश, जब कोर्ट आदेश दे कि ये करो, कि किसी सरकारी व्यक्ति को कि तुम ये करते क्यों नहीं, काम नहीं कर रहे हो, उससे किसी का फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, तो तुम ये काम करो। चल 2019 में असम के किस गायक को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, हमने क्लास में किया है, भूपेन हजारिका। मैं जब आपको भारत रत्न टॉपिक पढ़ाता हूं, इनफैक्ट उसकी एक वीडियो ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में डली हुई है, अपडेटेड वाले, अपडेटेड क्या 2025 में तो दिए नहीं गए, 2024 में दिए गए, लेकिन जो भी है वो वीडियो आपको फिर से मिल गई है, एक नया वाला डाला गया है, तो वो आप देखिएगा। और उसमें मैंने आपको बिल्कुल ये बात बताई है कि 2019 में जो भारत रत्न मिले थे 3 लोगों को, तो उनमें एक भूपेन हजारिका साहब हैं जो कि सिंगर हैं असम के, नानाजी देशमुख सोशल वर्कर हैं, और प्रणब मुखर्जी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको। अच्छा, ये तो 19 की बात हो गई। 2024 में 5 लोगों को मिला। सर 19 से 24 के बीच में किसी को नहीं मिला, सीधे 19 के बाद 24 में मिला, वो भी 5 लोगों को मिला, और इनका ऑर्डर भी जरूरी है। जैसे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में तो आज हमने क्लास में भी डिस्कस किया 53rd, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा बेटा, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ ले, बताओ 50वें व्यक्ति कौन थे, तो अडवाणी साहब थे। 49 कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। 50वें अडवाणी साहब। 51 पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और 52nd चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव ये आपके फॉर्मर प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण अडवाणी साहब ये डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे तब अडवाणी साहब डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं। खैर, और कर्पूरी ठाकुर साहब तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी अपनी सेनाओं के साथ राणा संगा के साथ निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल हुए। बड़ा सिंपल, हम लोग क्लास में जब बाबर पढ़ते हैं तो मैं आपको इनके युद्ध भी पढ़ाता हूं। इनफैक्ट इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक भी देखते हैं कि बाबर ने 1526 में पानी पिया। पानी, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी हारे। फिर बाबर ने क्या किया, स्टोरी क्या है हमारी, बाबर ने 1526 में पानी पिया, फिर खाना खाया। खाना से मतलब ये होता है खानवा, तो फिर खाना खाया, खानवा, तो खानवा ये आपका राजस्थान में, और यहाँ पे बाबर और राणा संगा की लड़ाई हुई थी, बाबर जीते। तो जब जब मैं फिर बोलता जाऊं आप एक एक साल जोड़ते जाओ। बाबर ने 1526 में पानी पिया, फिर खाना खाया, खाना से खानवा, और फिर से 1527, फिर चाय पी, फिर मतलब अगला साल जोड़ दो 1528, और चाय से चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराया, और फिर घाघरा पहन के मर गया।
तो फिर से 1529 घाघरा की लड़ाई, महमूद लोदी बाबर, और फिर अगले साल 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और क्योंकि बाबर काबुल का राजा था, उसकी यही मरने से पहले ख्वाहिश थी कि काबुल में दफनाया जाए, और ऐसा ही हुआ। चलिए, काबुल में समाधि है। शुरुआत में तो आगरा में दफनाए गए थे, लेकिन आगे चल के जो ताबूत है वो आगरा से काबुल ले गए थे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हर्षिका रामचंद्र ने किस खेल में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? अब ये मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होना ही था, क्योंकि जब आप 36 नेशनल गेम्स की बात करते हो जो कहां पर हुए थे, गोवा। ये बच्चे करंट अफेयर्स का, सॉरी, गुजरात में, मैं इसको करेक्ट करता हूं, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। 37th जो नेशनल गेम्स हैं बच्चे, वो गोवा, ठीक है। और 38th तो ये उत्तराखंड, तो ये दिमाग में रखना आप, 36th गुजरात, 37 गोवा, 38th उत्तराखंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि करंट अफेयर्स से संबंधित है। अब आप सोचो कि ये जो हर्षिका रामचंद्र जी हैं, ये 14 साल की उम्र में, इमेजिन करो, 14 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, पहली बार नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया, 36वें, और वहां पे आप सोचो 6 गोल्ड मेडल जीते, कितनी बड़ी बात है। ओवरऑल तो 7 मेडल जीते, और इनको बेस्ट एथलीट का दर्जा दिया गया था उस नेशनल गेम्स में, तो इसलिए इन पर प्रश्न आना तय था। अब बात करें जनरली कुछ नेशनल गेम्स के बारे में, तो बच्चे सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय खेल हुए वो लाहौर में हुए 1924। उस टाइम पे तो पार्टीशन हुआ नहीं था, तो लाहौर इंडिया का ही पार्ट था, और तब इन गेम्स का नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। लेकिन फिर आगे चल के 1940 में जब मुंबई में एडिशन हुआ था नेशनल गेम्स का, या हम कहें ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स का, तब इसका नाम चेंज करके नेशनल गेम्स कर दिया। तो पहले इसको क्या बोल रहे थे, ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स, और फिर इसका नाम 1940 में मुंबई में 9वें संस्करण में नाम इसका राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स कर दिया, और तब से वही चले आ रहा है। और 38वां आपका उत्तराखंड में। चल, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में दूध उत्पादकों को गांव की उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई नंद बाबा दूध मिशन योजना की लागत क्या है? अब ये तो आपका हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ क्या बोला है, स्कीम का ईयर दिया है कि 2023 में लॉन्च की गई थी। अब देखो, इसका जवाब हमारे काम का नहीं है, ठीक है भाई, जवाब तो इसका 1000 करोड़ है, लेकिन आपसे अब ये नहीं पूछने वाला। हमें क्या यहां से एनालिसिस में लेके निकलना है कि करंट अफेयर्स आपको सीजीएल के लिए बच्चे मिनिमम 1.5 ईयर्स के करने हैं, और अगर आपके पास समय है तो 2 साल के लिए कर लो, सही है। हाँ, अभी मैं आपको आज की शिफ्ट में एक ऐसा भी क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बिल्कुल आलोचना लायक है, क्योंकि एसएससी ने 2021 का एक करंट अफेयर्स भी इस शिफ्ट में पूछा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3-3, 4-4 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि आपने पढ़ा और क्वेश्चन आया, और कोई गारंटी नहीं कि अगर आपने पढ़ा और क्वेश्चन आ भी गया तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कितना डेप्थ में जाएगा वो किसी को नहीं मालूम है कि नहीं। तो आप 1.5 से 2 साल के ही करें। तो ये 1000 करोड़ रुपए का ये जो पूरा योजना की लागत थी, और नाम भाई उसने क्लियरली लिख भी दिया स्कीम में, क्या है कि दूध उत्पादकों को गांव में उचित मूल्य पर दूध पहुंचाना। तो इसमें यह था कि एक तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़े, नंबर 1 एम था, दूसरा तो जो मिल्क प्रोड्यूसर है उनको सही दाम मिले, ठीक है, तो ये इसके मेन उद्देश्य थे। रोटेला पांडुका या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। ये बेसिकली एक इस्लामिक त्योहार है, और मुहर्रम के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पर परिवार रोटी एक्सचेंज करते हैं। ये एक्सचेंज करने में सबसे पहली चीज ये होती है कि आप थैंकफुल हो कि जो आपकी विशेष, जो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो गई, तो एक उसके प्रति, दूसरा कि आपकी जो और मनोकामनाएं हैं जो आप चाहते हो, तो वो भी आप इस दौरान मांगते हो मनोकामना। तो रोटी देना, एक्सचेंज करना, इसलिए इसको नाम क्या मिला है बच्चे? तो रोटी फेस्टिवल या रोटेला पांडुगा। चलिए, तो यहाँ पे रोटेला पांडुगा, जिसे रोटी महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इस्लामी महीने मुहर्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के नेलोर स्थित बड़ा शहीद दरगाह पर मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। अनोखा त्योहार है, लोग दुआएं मांगने और मनोकामना पूरी करने के लिए रोटियों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ और फेस्टिवल्स दिमाग में रख लीजिए। एक है ब्रह्मोत्सवम। ये जो ब्रह्मोत्सवम महोत्सव है, ये वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में आयोजित होता है, तो सोचो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिनों तक चलता है। फिर एक है उगादी। इनफैक्ट मैं ये आपको अन्य शिफ्ट्स में अलग तरीके से करवा चुका हूं कि ये तेलुगु नववर्ष है, तेलुगु न्यू ईयर। तो जब मैं न्यू ईयर पढ़ाता हूं फेस्टिवल्स में, तब मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता भी हूं, तेलुगु नववर्ष उगादी।
और फिर है दसरा। आप इसको ऐसे याद रखो, आंधी कौन चलाता है? ब्रह्मा जी आंधी चलाते हैं। और जब ब्रह्मा जी आंधी, आंधी से आंध्रा और ब्रह्मा जी से ब्रह्मोत्सवम, तो आंधी कौन चलाता है? ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी आंधी चलाएंगे तो सारी गाड़ियां उड़ जाएंगी, तो गाड़ी उड़ रही है, और एक नहीं 10-10 गाड़ियां उड़ेंगी। तो इससे, इस पर्टिकुलर लाइन से आप ये सब याद रख सकते हो। ठीक है, चलो साइंस के क्वेश्चन है बीच में, तो इसको साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। ये भी साइंस का क्वेश्चन है ये, और हाँ ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या था? अब आप सोच रहे होंगे कि सर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एचडीआई रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम मानते हैं, लेकिन वहां पर जब पढ़ने वाला बच्चा होता है तो वो इंडिया की रैंक पढ़ता है, वो टॉप 5 कंट्रीज के बारे में चलो सुन लेता है, और सबसे पीछे जो कंट्री है उसके बारे में भी पढ़ लेता है। लेकिन सर अब श्रीलंका का पूछेगा तो कैसे बनेगा? असल में ये बात नहीं है, बात ये है कि श्रीलंका का पता है उसने क्यों पूछा? क्योंकि 2022 में जो रिपोर्ट आई तो सबसे अच्छा एचडीआई पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका का था, इसलिए पूछा। तो मैं आपको एनालिसिस, देखो हमारा उद्देश्य ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का, आपके देखने का ये नहीं कि आपको इसका आंसर चाहिए, अब आपसे ये नहीं पूछेगा वो, लेकिन आपको एनालिसिस से ये पता चला कि जब आप एचडीआई रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो भाई ये भी देखो कि अगर कोई विशेष ऑब्जर्व करने वाली चीज है या कोई चीज लिखी है आप इग्नोर कर रहे हो। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सोचो, इंडिया हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकली श्रीलंका से आगे, लेकिन एचडीआई में तो आप पीछे हो, बहुत पीछे हो। तो इसलिए श्रीलंका क्योंकि बेस्ट कंट्री था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए इसका पूछा जाना एक्सपेक्टेड था। आप यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका देखो 73 और इंडिया 132, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट कई छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश हमसे ऊपर है। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं पाकिस्तान से। क्या हमको पाकिस्तान जैसे देश से तुलना करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो हमें वो देखना है कि भाई हमसे छोटे छोटे देश कितना बेहतर कर रहे हैं। अब इसका जो पैमाना होता है एचडीआई का, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किस देश के लोग की क्या स्थिति है, उस आधार पे ही निकलता है। चलो मैंने आपके लिए यहाँ पर 2025 का जो हाल ही में मई महीने में जारी रिपोर्ट है वो भी निकाला है। तो यहाँ पर अब इंडिया की रैंक 130 है, पहले क्या थी बच्चे? 132, यानी पुरानी लिस्ट की तुलना में हमने इस बार ग्रोथ किया है, 2 रैंक हम लोग ऊपर गए हैं, अच्छी बात है। तो ये लीडर बोर्ड है जो हाल ही में इस साल रिपोर्ट आई है एसडीआई की, इसमें नंबर 1 पर है बच्चे आइसलैंड और इंडिया है 130 पर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो आइसलैंड और इंडिया 130। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे? मैं आपको बताता हूं इसका राइट जवाब। मैं आपको यह भी बताता हूं एसएससी ने जो जवाब माना वो गलत है, और मैं प्रूफ करता हूं क्यों। सबसे पहली बात, एसएससी ने जवाब माना है गुलजारी लाल नंदा। अभी जवाब इसलिए गलत है क्योंकि गुलजारी लाल नंदा पीएम नहीं थे, वो एक्टिंग पीएम थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और आप क्वेश्चन में प्रधानमंत्री पूछते हो, और प्रधानमंत्री जब आप पूछते हो कि पीएम, तो यहां पे राइट आंसर वैसे होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए पीएम बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब अलग अलग समय पर पीएम बने, तो जो सबसे पहली बार बने थे 13 दिन के लिए बने थे, तो यही सही जवाब होना चाहिए था। लेकिन चलो अगर मान लो एसएससी के अनुसार ये भी है कि हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के बाद आगे चल के फिर लंबे लंबे समय के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो टोटल अक्यूमुलेट करें तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लंबे ओवरऑल टेन्योर के लिए बने हैं। ठीक है, बात समझ गए। तब भी जवाब बेटा क्या होना चाहिए था पता है? उसके बाद अगर एसएससी का ये आर्ग्यूमेंट था तब जवाब होना चाहिए था चरण सिंह जी। क्यों? क्योंकि चरण सिंह जी मात्र 5.5 महीने के लिए प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर 7.5। तो यहां पे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था चौधरी चरण सिंह। तो फर्स्ट बेस्ट तो अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अगर आयोग का लॉजिक दूसरा था तब भी आप क्या बोलते बच्चे? चरण सिंह। लेकिन गुलजारी लाल नंदा तो पीएम थे ही नहीं, वो तो एक्टिंग पीएम थे, आप उनको यहां डाल दिए। यानी यहां पे तो ऑप्शन ही जो उसने माना वो गलत है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि उनने क्या माना। हाँ, अब ये वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जिससे मुझे बहुत ज्यादा समस्या इसलिए है, मतलब मैं इसलिए इसकी आलोचना करता हूं। 2024 का क्वेश्चन पेपर और आप 2021 का एक ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कि बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी रहने वाली चीज नहीं। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप खुद सोचना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रेरणादायक, विविध और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन के रूप में $1 लाख नकद पुरस्कार का विजेता नहीं है? अब सुनना, यूनाइटेड नेशंस ना एक साल में बहुत सारे अवार्ड्स देता है, उसमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं आया है।
एक अवार्ड है जिसकी कैटेगरी सुनो बस तुम लोग, बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल, ये कोई कैटेगरी है जिसके बारे में अता पता किसी को नहीं। तो 2021 में वो भी, ये 2021 की अपडेट थी। अब आप सोचो ये अन्याय है तो, और नहीं तो क्या है भाई। आप बच्चे का नॉलेज टेस्ट करो उस चीज में से जो सब पढ़ते हैं, वहां अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ के आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यहां पे क्या ही बच्चा पढ़े, क्या ही वो बताए, तुक्का ही मार रहेगा और क्या करेगा। तुक्के के अलावा तो और कुछ किया नहीं होगा ना उसने, क्योंकि कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो 3-4 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे और उसमें से भी कोई ये वाली न्यूज पढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सही जवाब बता देता हूं पतंजलि, लेकिन निश्चित रूप से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी छोड़ते हैं या फिर तुक्का ही मारते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहो तो आप देख सकते हो। देखो 2021 28 जुलाई का क्वेश्चन है और पेपर पूछ रहा है सितंबर 2024 में। वाह भाई वाह, तो 3 साल से भी ज्यादा, 3 साल से भी ज्यादा ना, 2021 सितंबर भी नहीं, 2021 जुलाई। पढ़ लो भाई जिसको पढ़ना है। तो मतलब क्या बच्चा पढ़ेगा। चलिए आगे। हाँ, तो उमयालपुरम के शिवरामन एक प्रख्यात संगीतकार हैं जो निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, मृदंगम से जुड़े हैं। तो उमयालपुरम के शिवरामन जी, इनकी उपलब्धियों के बारे में मैं क्या ही कहूं बच्चे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, अभी भी जीवित हैं, मृदंगम बजाते हैं और इनको क्या तो सम्मान नहीं मिले हैं। आप देखो सबसे पहले तो तीनों पद्म सम्मान मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो तीनों मिले हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप ये भी मिली है। इसके अलावा संगीत कला निधि और संगीत कला शिखामणि, तो संगीत कला शिखामणि सब मिला है। अब आप देखो संगीत कला निधि किससे मिली है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको हल्के में ना लेना, ठीक है। तो इतने सारे सम्मानों से भाई ये सुशोभित हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात। आओ, सांगपो और जमुना ये किस नदी के अन्य नाम है। लड्डू क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं ओवरऑल शिफ्ट की बात करूं, पिछला क्वेश्चन जो था वो टफ था, मृदंगम वाला, ठीक है। उससे पहले जो एक करंट अफेयर आया था 2021 का, वो बहुत ज्यादा टफ था। हार्ड मतलब हार्ड है ही वो, उसमें फिर कोई डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल शिफ्ट की बात करें, हाँ तो इजी शिफ्ट थी, अधिकतर क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी के थे, लगभग 20। और अगर आप 2-3 क्वेश्चन को मानोगे तो वो मॉडरेट, और हाँ बिल्कुल जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन थे वो आपके मान लो आप हार्ड। अब ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें बच्चे तो सैंगपो और जमुना इसको ही बोलते हैं और हर सीरियस बच्चे को ये पता होता है। तो आप देखेंगे जब ब्रह्मपुत्र निकल रही है उसके बाद तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको यारलुंग सैंगपो बोल रहे हैं। यहां से वो यू टर्न लेती है नामचा बरवा से और फिर इंडिया में घुसती है। अब जब वो इंडिया में घुसती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को नाम दिया गया है दिहांग या सियांग, और फर्दर वो जब असम में जा रही है तब अब उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और फिर जब वो बांग्लादेश में जा रही है तो उसको बोलते हैं क्या, जमुना। तो मैंने यहां पे आपके लिए लिख दिया है सैंगपो तिब्बत में, दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश, ठीक है। चलिए और देखें। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग इस शिफ्ट के एनालिसिस को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। मुझे आशा है कि एनालिसिस आपको अच्छा लगा, समझ में आया और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपके भविष्य के एग्जाम की तैयारी में। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कैसा लगा एनालिसिस, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।